हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ। तो आज फिर एक नई कहानी की एक्सप्लेनेशन लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ, जिसे शुरू करने से पहले एक छोटा सा नज्म पेश करना चाहूंगी। लोगों से लोगों का फर्क तो उनका नजरिया ही बताता है। लोगों से लोगों का फर्क तो उनका नजरिया ही बताता है, वरना क्यों एक ही चीज लोगों को अलग अलग तरीके से नजर आती है। लोगों से लोगों का फर्क तो उनका नजरिया ही बताता है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी का टाइटल है द लिटिल प्रिंस। यह कहानी के लेखक हैं एंटोनी डी सेंट एक्सपूरी। हमारे लेखक की बात करें तो ये एक फ्रेंच राइटर, पोएट और पायलट रह चुके हैं। ये एक सक्सेसफुल कमर्शियल पायलट रह चुके हैं, पर इनका देहांत वॉर के दौरान इनके प्लेन को गोली लगने से महज 44 साल की उम्र में हो गई थी। इनकी लिखी कहानी द लिटिल प्रिंस इनकी एक सबसे प्रसिद्ध किताबों में से मानी जाती है, जिसे 300 भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। तो बढ़ते हैं इनकी लिखी आज की कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में नरेटर हमें कैसे एक बच्चे और बड़े की चीजों को देखने में फर्क होता है यह बताते हैं। नरेटर जब 6 साल की उम्र के थे, एक किताब ट्रू स्टोरीज फ्रॉम नेचर जो प्रिमेवल फॉरेस्ट के ऊपर थी, वहाँ एक बाउ कॉन्स्ट्रिक्टर नामक सांप की तस्वीर को देखा था, जो अपने शिकार को गीट लेता है। यह सांप बड़े बड़े हाथी को गीट कर अपने अंदर भर लेता है और 6 माह तक बस सोता रहता है, क्योंकि वह उस जानवर को गीटने के बाद हिल नहीं पाता है और उसे पचाने में भी वक्त लगता है। उन्होंने अपने 6 साल की उम्र में बहुत विचार के बाद इस सांप के जिसके पेट में हाथी है उसका एक चित्र बनाया और बड़ों से उस चित्र को उनकी राय मांगते हुए पूछा, क्या उन्हें ये चित्र देखकर डर लग रहा है। पर 6 साल के बच्चे की नजरिया और बड़े के नजरिए में बहुत फर्क होता है। जो उनके लिए एक सांप के पेट के अंदर हाथी था, वह बड़ों के लिए एक टोपी की तस्वीर थी। फिर उन्होंने हाथी को दर्शाते हुए सांप की अलग तस्वीर बनाई, पर इस बार भी वो अपना नजरिया समझाने में नाकामयाब थे। जिसके बाद उनके बड़ों ने उन्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थमेटिक और ग्रामर पे ध्यान देने की सलाह दी और उन्हें चित्रकारी की कला को छोड़ने बोला। और उनकी बात मान आज वो एक पायलट थे और हाँ, उनका ज्ञान उन्हें अपने काम में भी काम आ रहा था। बहुत बार उनके जीवन में उन्हें ऐसा लगा कि उनकी मुलाकात एक समझदार और दूरदृष्टि इंसान से हुई है और वह उन्हें अपनी पहले सांप वाली ड्राइंग दिखाते थे। पर जब वो उनकी ड्राइंग को एक टोपी बताते थे, तभी वह उन बड़ों से उन बड़ों की तरह ही बातें करते, जैसे खेल की बातें, राजनीति की बातें, और फिर अपने ख्यालों को खुद तक ही रख लेते थे। 6 साल पहले एक बार नरेटर के प्लेन का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी प्लेन सहारा डेजर्ट में जाकर गिरी। उनके पास बस 8 दिनों तक के लिए पीने का पानी था और यह 8 दिन ही थे जब किसी तरह उन्हें अपने प्लेन ठीक कर वापस जाने के लिए। पहली रात वहां सोने के बाद एक बच्चे की आवाज से उनकी नींद टूटी, जो उनसे एक भेड़ की तस्वीर बनाने की मांग कर रहा था। ताज्जुब की बात थी, वह बच्चा अत्यंत ही छोटा था, पर उसे देख ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था मानो वो रेगिस्तान में खो गया हो। उसमें ना भूख, ना प्यास, ना कोई तरह का डर था। लोगों से दूर वो अकेला था वहाँ। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, वो यहाँ क्या कर रहा है, पर उसने इस बात का जवाब ना देते हुए बस उनसे भेड़ की तस्वीर बनाने फिर से एक बार मांग की। नरेटर ने कभी भेड़ की तस्वीर नहीं बनाई थी, तो उन्होंने फिर अपने सांप वाली पहली तस्वीर बना दी। चौंकाने की बात यह थी, बच्चे ने नरेटर की नजरिए को बिल्कुल ठीक समझते हुए बोला, उसे यह खतरनाक सांप और भारी हाथी की तस्वीर नहीं चाहिए, बल्कि एक भेड़ की तस्वीर चाहिए। और उसने यह बताया, वह जिस जगह से आया है वह बहुत ही छोटा है और उसे बस एक भेड़ की ही तस्वीर चाहिए। नरेटर ने 2 तस्वीर भेड़ की बनाई, पर एक की सिंग होने की वजह से और एक बीमार लगने की वजह से दोनों उस बच्चे ने खारिज कर दी थी। फिर उन्होंने एक बक्से की तस्वीर बना दी और कहा, जो भेड़ है वो अभी इस बक्से के अंदर है। और इस बार वो बच्चा बड़ा ही खुश हो गया और उसने अपनी खुशी में बताया, वह ऐसा ही चाहता था, क्योंकि वह जिस जगह से आया है वह बड़ा ही छोटा है
और वहाँ घास भी बहुत कम है। और ऐसे नरेटर और उस छोटे बच्चे द लिटिल प्रिंस की परिचय हुई थी। लिटिल प्रिंस की खासियत यह थी, वह सवाल करता और अपने सवालों की जवाब की मांग भी करता, पर उससे पूछे गए सवाल पे जल्दी वह कोई जवाब नहीं देता। और नरेटर को बातचीत के दौरान बीच में इधर उधर उठी बातें से ही उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिली थी। नरेटर का उसके साथ बातचीत से उन्हें पता चला था वह यहाँ का नहीं बल्कि दूसरे ग्रह यानी प्लैनेट का है, और वहाँ सब कुछ इतना छोटा है कि किसी से ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते हैं। ये लिटिल प्रिंस का ग्रह एक घर से भी छोटा था और उन्हें यह उम्मीद थी वह B612 नामक ग्रह से आया था। एक टर्किश एस्ट्रोनॉमर ने इस B612 नामक ग्रह की खोज की थी, पर लोगों के नजरिए में ऐसा फर्क होता है जब वो एस्ट्रोनॉमर अपने पारंपरिक कपड़े पहनकर लोगों के सामने अपनी खोज को रखे तब किसी ने उन पर यकीन नहीं किया। वही जब उन्होंने कपड़े बदल इस खोज को स्टाइलिश कपड़ों में सबके सामने रखा, सब मान गए। नरेटर बताते हैं, बड़ों का हर चीज में नजरिया अलग होता है। उन्हें लोगों के शौक चाहत इनसे मतलब नहीं होता, उन्हें बस गणित और अक्षर समझ आते हैं, फिर वो पैसे की गिनती हो या लोगों की गिनती हो। अगर आप बड़ों को बताएंगे आप लिटिल प्रिंस से मिले जो इतना अलग और सुंदर दिखता था, कोई नहीं मानेगा, पर आप जैसे ही बोलेंगे B612 के एक प्राणी से आपने बात की और मिले, सब मान जाएंगे। पर जिनका नजरिया जिंदगी को देखने का अलग होता है, उनके लिए गिनती की कोई मायने नहीं होती। लिटिल प्रिंस ने अपने बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी थी, पर उसकी बातों से नरेटर को पता चला था उसका ग्रह इतना ज्यादा छोटा है जहां मोटे तन के पेड़ हो जाने से उसका ग्रह पूरी तरह से पेड़ों से भर उजड़ सकता था, और वहाँ की जमीन ऐसे एक पेड़ के बीज से पीड़ित थी जो वहाँ हर सुबह पौधे के रूप में जन्म लेती, और जैसे इंसान डेली अपने मल की साफ सफाई करता है, उसी तरह उसे अपने ग्रह को बचाने के लिए मोटे तन वाले पेड़ों को उसे बचपन में ही काट देना पड़ता है। और उसे इस बात की ही चिंता थी, क्या उसका भेड़ इन पौधों को खाकर खत्म कर पाएगा। नरेटर को लिटिल प्रिंस के जीवन के दुख के बारे में उसकी बातों से समझ आ रहा था, जिसे लिटिल प्रिंस कभी खुलकर बोल नहीं रहा था। लिटिल प्रिंस ने बताया, ढलता सूरज तब इंसान को प्यारा और खूबसूरत लगता है जब वह दुखी होता है और उसके घर पर उसे बस अपनी कुर्सी को इधर से उधर करना पड़ता है डूबते या उगते सूरज को देखने के लिए। एक दिन उसने 44 बार ये डूबते सूरज को देखा। जब नरेटर ने उससे पूछा क्या उस दिन वह दुखी था, तो अपनी पहले की बातों की तरह इसका जवाब भी उसने नहीं दिया। अब 5 दिन हो चुके थे। नरेटर को प्रिंस की सच्चाई पता चली। लिटिल प्रिंस को अपने ग्रह के एक लौते फूल से प्यार था और उसे डर था उस फूल को भेड़ खा न जाए। उसका फूल जो लाखों करोड़ों सितारों में एक बार खिलता था, अगर भेड़ उसे एक पल में खा जाए तो लिटिल प्रिंस पे क्या बीतेगी। ये बोलते बोलते वह रोने लगा, जिसके बाद नरेटर ने उसे आश्वासन दिया वह उसके फूलों के लिए एक रेलिंग और भेड़ को फंसाने के लिए भी कुछ बना देगा। अब प्रिंस की पूरी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी और नरेटर को प्रिंस और उसके प्यार की कहानी के बारे में और पता चला। इस फूल से पहले हर रोज एक नया फूल सुबह खिलता और रात को झड़ जाता था, पर यह फूल अलग था। यह फूल अपने बचपन से ही अलग और जादुई दिखने वाला था। उस फूल ने अपने रंग को बहुत सोच समझकर चुना था और अपने पंखुड़ियों को बहुत ध्यान से सजाया था। वो खसखस के मैदान की तरह दुनिया में हर जगह नहीं जाना चाहती थी। वो एक चुलबुली सी फूल थी, रहस्यमयी, खूबसूरती से बढ़ी, बहुत दिन तक रहने वाली। प्रिंस उसकी खूबसूरती से खुद को आकर्षित कर रोक ही नहीं पा रहा था, और वह इतनी मामूली भी तो नहीं थी जो प्रिंस रुक जाता। और अब उसने उसे पानी देकर उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया था। उस फूल के 4 कांटे थे और उसे अपने 4 कांटों पर बड़ा घमंड था।
वो खुद को शेरों से भी बचा सकती थी, पर उसे बस फूलों पर होने वाली बदकिस्मती से डर लगता था और वह चाहती थी प्रिंस उसके लिए उस फूल को ढकने की कोई वस्तु ला दे, जैसे कोई कांच का घर, जिससे वह रात में भी ठंड से बच पाए। पर वह फूल खुद को अनोखा और इकलौता बताती थी। पर ऐसा कैसे हो सकता था? वह फूल अगर अनोखी और अलग थी तो उसे दूसरे दुनिया की सच्चाई कैसे पता हो सकती थी? यह बात प्रिंस को पता न चल जाए, इसलिए वह उसके सामने झूठा रोना और जोर जोर से खांसने का ढोंग किया करती थी। प्रिंस को अब उस पर शक हो रहा था और वह बहुत दुखी था। उसका फूल अब उसे घमंडी भी लगने लगा था और वह उसकी बातों को अपने दिल पर लगाने लगा था। वो सोच में पड़ गया था, फूलों तो खुशबू के लिए होते हैं और मैं उसकी बात इतना क्यों सुनता हूँ। और वह कांटों वाले बातों से भी बड़ा दुखी था और वह उससे दूर भाग धरती पर आ गया था। पर उसे अफसोस भी था, उसने अपने फूल को यूं अकेला छोड़ दिया था और उसके प्यार को ना समझ पाया। पर वह बहुत छोटा था उसके प्यार को समझने के लिए। प्रिंस ने अब जाने का मन बना लिया था, अपने फूल से दूर। फूल ने हुई उसकी नादानियों के लिए प्रिंस से माफी भी मांगी। फूल ने उसे बोला वो अब उससे कोई शिकायत नहीं करेगी और उससे वह बहुत प्यार करती है, पर उसे रोता हुआ नहीं देखना चाहती। और फूल ने प्रिंस को जाने देने का फैसला किया और अब प्रिंस जा चुका था। प्रिंस ने अब तक 6 और पड़ोसी ग्रह पर घूम लिया था, जहाँ सिर्फ एक ही इंसान रहते थे और सब छोटी सोच वाले ज्ञान हित बड़े लोग थे। पहले ग्रह पर उसे एक राजा से मुलाकात हुई जिसको सुनने वाला कोई नहीं था और वह ऐसा आदेश देता था जिसका कोई मतलब ही नहीं था, जैसे सूरज ढलने का आदेश। उस राजा का ग्रह इतना छोटा था कि राजा और उसके बड़े कपड़े के अलावा वहाँ किसी को रहने की जगह भी नहीं थी। अब दूसरे ग्रह पर वह एक अभिमानी आदमी से मिला जो हर वक्त अपनी टोपी के जरिए सलामी देता था जो भी उसकी प्रशंसा करता हो, और वो अपनी प्रशंसा के अलावा कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता था। यहाँ भी प्रिंस को यह आदमी राजा की तरह बिल्कुल अजीब लगा और प्रिंस यहाँ से भी चला गया। अब तीसरे ग्रह पर वह एक शराबी से मिला जो अपने ही शराब पीने की लत से शर्मिंदा था और वह इस शर्मिंदगी को भुलाने और शराब पीता। प्रिंस को अब ये बड़े लोग और भी कहीं ज्यादा अजीब लगने लगे और वो यहाँ से भी चला गया। फोर्थ ग्रह पर प्रिंस की मुलाकात एक व्यापारी से हुई जो अपनी गिनती में ही व्यस्त था और जो गिन रहा था वह तारे थे जो उसके कभी हो भी नहीं सकते थे। पर वो व्यापारी इतने ही चीजों का प्रिय था, वह उन तारों को भी अपना हक समझता था। उस व्यापारी के हिसाब से जिसने जिस चीज की खोज सबसे पहले की हो वह वस्तु पर उसका ही हक होता है। प्रिंस उसकी सोच से थोड़ा आश्चर्यचकित था। प्रिंस के पास तो उसके अपने फूल, वोल्केनो ये सब थे जिसे वो अपना कह सकता था, पर यह व्यापारी ऐसे चीज को अपना कह रहा था जो कभी उसका हो ही नहीं सकता था। अब प्रिंस को लगने लगा बड़े लोग अलग किस्म के असाधारण होते हैं और वो यहाँ से भी चला गया। फिफ्थ ग्रह पर उसकी मुलाकात एक लैंप लाइटर से हुई। वह ग्रह इतना छोटा था कि हर 30 सेकंड के अंदर वहाँ दिन और रात हो जाती थी। वह लैंप लाइटर को बत्ती जलाने और बुझाने हर 30 सेकंड के अंदर अपना काम करना पड़ता था। पर अब तक जिन 4 लोगों से प्रिंस ने मुलाकात की थी उसमें से ये लैंप लाइटर ही एक ऐसा इंसान था जिससे प्रिंस दोस्ती कर सकता था, क्योंकि वही था जो अपने अलावा किसी और के बारे में सोच रहा था। पर ऐसे ग्रह पर कौन ही रहता जहाँ 2 लोग के लिए भी जगह ना हो और एक दिन में 1440 टाइम्स सूरज अस्त होता हो। अब वो 6th ग्रह पर आया। वहाँ एक जियोग्राफर यानी एक
भूगोलिक से मिला जो कभी अपने डेस्क छोड़कर कहीं बाहर नहीं गया है, पर वह लोगों की बताई बातों पर, ग्रहों पर उपलब्ध चीजें जैसे पहाड़, जैसे वोल्केनो, इन सब के बारे में लिखता था जो चीजें अनंत है। प्रिंस ने उससे पूछा क्या वह उसके फूल के बारे में लिखेगा। तब ज्योग्राफर ने प्रिंस को बताया फूल अलापकालिक होते हैं जिनका जीवन कुछ ही समय का होता है या कुछ क्षण का होता है और वह इन चीजों की नोट नहीं रखते। यह पहली बार था जब प्रिंस को इतनी दुख हुई थी अपने फूल से बिछड़ने के। अब उसे डर लगने लगा था वह अपने फूल को खो सकता था और वह उस फूल को अकेला छोड़ यहाँ आ चुका था। अपने फूल के बारे में सोचते हुए उसने जियोग्राफर की सलाह मानते हुए धरती घूमने का फैसला किया। उसका 7वां ग्रह धरती था, पर प्रिंस एक रेगिस्तान में आ गया था और वहाँ उसे कोई लोग ना दिखने की वजह से उसे लगा यह एक गलत ग्रह है। पर फिर प्रिंस की मुलाकात धरती पर एक सांप से हुई। सांप ने उसे बताया यह धरती बहुत बड़ी है और उस सांप के पास इतनी ताकत है कि अगर प्रिंस को वापस कभी अपने ग्रह जाने की जरूरत पड़ी तो सांप उसे एक पल में उसके ग्रह पर पहुंचा सकता है। प्रिंस और सांप में थोड़ी देर पहेलियों से बातें हुई और अब प्रिंस वहां से दूर जा चुका था। अब प्रिंस की मुलाकात एक 3 पत्ती वाले फूल से हुई। प्रिंस ने उससे भी इंसानों के बारे में पूछा। उस फूल ने 6-7 आदमी को बहुत साल पहले देखा था पर उनकी कोई यादें नहीं होती और फूल अब इंसानों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। अब प्रिंस एक पहाड़ की चोटी से मिला जहाँ वो जो भी बोल रहा था उसकी गूंज उसे दोबारा सुनाई दे रही थी। वह यह सुन सोच में पड़ गया था। बड़ा विचित्र सा ग्रह है ये जहाँ लोग नहीं हैं और बातें करने पर वह तुम्हारी ही बातों को दोबारा दोहराते हैं। उसके पास एक फूल थी जो हमेशा उससे पहले बातें करती और यहाँ उसके पास बातें कर कोई नहीं था। अब प्रिंस बहुत चलने के बाद एक गुलाब के बगीचे पर आ पहुंचा। वहाँ उसने अपने फूल जैसी 5000 और गुलाबों को देखा। वह यह देख बहुत दुखी हो गया। उसके फूल ने तो उसे बोला था वह अकेली है, पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसा कोई नहीं और यहाँ तो हजारों हैं जो उसे अपने गुलाब के जैसे ही लग रहे थे। यह देख उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा अगर वह यह बात अपने गुलाब से कहेगा तो वह फिर से मरने का नाटक करने लगेगी। वह बड़ा दुखी था और यह सोच में था उसके पास कुछ भी नहीं, एक मामूली गुलाब और 3 छोटे वोल्केनो के सिवा, और उसमें से एक वोल्केनो तो अब मर भी चुका था। फिर प्रिंस की मुलाकात एक लोमड़ी से हुई जिसने प्रिंस को अपने साथ खेलने का प्रस्ताव दिया, पर लोमड़ी ने प्रिंस को बोला जब तक वह उसका पालतू नहीं होगा वह उसके साथ खेल नहीं सकता है। इस पर लोमड़ी ने प्रिंस को समझाया पालतू होने का मतलब उसका खास होना। अगर प्रिंस उस लोमड़ी को अपना पालतू बनाएगा तो लोमड़ी उससे मिलने की इंतजार करेगा, वह उसकी राह ताकेगा। हर दिन जब एक ही वक्त पर प्रिंस उससे मिलने आएगा लोमड़ी के लिए वह वक्त इंतजार की घड़ी होगी। जैसे जैसे वह पास आएगी लोमड़ी को उसके दोस्त उसके प्यार से मिलने की खुशी देगी। लोमड़ी ने उसे समझाया अभी लोमड़ी और प्रिंस दोनों एक दूसरे के लिए आम हैं, पर एक बार प्रिंस उसे अपना लेगा तो वैसे 1000 लोमड़ी और 1000 इंसान होंगे, पर वो दोनों एक दूसरे के लिए खास हो जाएंगे जिसके बिछड़ने पर तकलीफ भी होगा। लोमड़ी ने बोला इंसान सब चीज खरीद सकता है पर दोस्ती और प्यार नहीं, इसलिए इंसान के पास ना दोस्त होते हैं ना प्यार। लोमड़ी ने अपनी छोटी सी बात में प्रिंस को एहसास दिला दिया था अभी उसने कुछ देर पहले जो 5000 गुलाब को देखा था वो खूबसूरत है पर खाली है। उसके लिए कोई मरने को नहीं है। वह दिखते उसके गुलाब जैसे हैं पर उसकी गुलाब खास है क्योंकि वह इकलौती है जिसे प्रिंस ने पानी दिया है, जिसकी प्रिंस ने अपने हाथों से सुरक्षा की है, जिसके नाज नखड़े वह खुद उठाता है क्योंकि वह बस प्रिंस की है। लोमड़ी ने प्रिंस को समझा दिया था दिल ही है जो सही चीजें देख पाता है जो आंखें भी नहीं देख पाती।
अब प्रिंस एक बार फिर अपने गुलाब के सोच में था और अब बस वहाँ से चला जाना चाहता था। अब प्रिंस की मुलाकात दो अलग इंसानों से हुई। एक रेलवे का स्विचमैन जिसने उसे बताया इंसान कैसे बस एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, कभी भी संतुष्ट नहीं है और उन्हें एहसास भी नहीं है वह क्या चीज के पीछे भाग रहे हैं। रेलवे वाले ने उसे बताया बस बच्चे ही हैं जो जब जाते हैं कहीं तो गाड़ियों की बाहर देखते हैं, वो अपने आसपास के नजारों का मजा लेते। फिर प्रिंस की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो लोगों के 53 मिनट को हर हफ्ते बचा सकता था। यह इंसान भी प्रिंस को कुछ अजीब लगा। अब फिर नरेटर और प्रिंस आज के दिन पर आ जाते हैं जहां प्रिंस और नरेटर मिले थे और आज 8वां दिन था। अब नरेटर प्यास से परेशान था। प्रिंस ने उसे एक तालाब खोजने में मदद की और बताया रेगिस्तान की खूबसूरती यह है कि अपने अंदर तालाब छुपा कर रखता है जो खोजने पर ही मिलता है। नरेटर ने पानी पी ली थी और प्रिंस ने अब नरेटर को उसे अकेला छोड़ने, उसे दूर होने का कह दिया। प्रिंस अब अपने गुलाब से दूरी और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वह उसके पास जाना चाहता था, पर प्रिंस का शरीर इतना भारी था वह उसे अपने ग्रह पे ले जा नहीं सकता था। इसलिए उसने उस सांप से मदद मांगने का सोचा जिससे उसकी पहली मुलाकात हुई थी इस धरती पर। प्रिंस नहीं चाहता था जब सांप उसे काटे तब नरेटर उसे इस हालत में देखे, इसलिए वह उसे दूर रहने का बोला। प्रिंस चाहता था चमकते तारे में प्रिंस की गूंजती हंसी के जरिए नरेटर उसे याद करे और खुद को सांप से कटाकर प्रिंस वहीं गिर गया। नरेटर जब दोबारा वहां गया तो प्रिंस का मृत शरीर वहां नहीं था। तो अब यह कहानी सुनने वालों पर निर्भर करता है कि आपको क्या लगता है, क्या प्रिंस जा पाया या नहीं और उसके गुलाब का क्या हुआ? क्या वो अब तक जिंदा है या उसे भेड़ ने खा लिया? क्या प्रिंस उससे मिल पाया या अपने गुलाब को खोने के दुख में वो आज भी रो रहा है? नरेटर के लोग उसे जिंदा देख के खुश थे, पर प्रिंस का सोच नरेटर दुखी था। अब वो बस टिमटिमाते तारों को देख प्रिंस के बारे में सोचता है और बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी मानिए तो मैं इस कहानी को 5 में से 4.5 स्टार्स की रेटिंग दूंगी। पहली बात, यह बहुत ही सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में लिखी किताब है, पर उसके बावजूद इसमें बहुत जज्बात छुपे हैं। जैसे इस कहानी में नजरिए के बारे में बताया गया है, तो यह सच है। जब हम छोटे हैं हम चीजों को बहुत सीधे तरीके से देखते हैं, पर बड़े होते ही हर चीजों को बस नाप तौल कर नंबर्स यानी अंकों से देखते हैं। हमारे पास दूसरों के लिए कुछ सोचने या करने का वक्त नहीं रहता, किसी को सुनना नहीं पसंद करते, बस हर वक्त चाहते लोग हमें सुने। फिर इस कहानी के एहसासों में प्यारा सा एहसास है प्यार का, जो एक बच्चे और फूल के बीच में है। पर उस फूल के घमंड ने उस बच्चे को उस फूल से दूर होने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद फूल की माफी भी काम नहीं आई। पर फिर बाहरी दुनिया को देख प्रिंस को वापस अपने फूल के प्यार का एहसास हो गया था। वह फूल प्रिंस से जिद इसलिए करती थी क्योंकि वह भी प्रिंस से प्यार करती थी, खुश होती थी जब प्रिंस उसकी जिद पूरी करता था। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्त और परिवारों के साथ शेयर करें। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।